बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडिंग है जी हमारा डिस्पर्सल। याद रखिए कि इससे पहले हमने डिस्पर्शन पैटर्न्स जो हैं वो स्टडी किए थे। डिस्पर्शन पैटर्न्स जो हैं वो आपको याद होगा 3 या 4 इसकी जो डायग्राम ड्रा की थी मैंने, और उसमें जो चूँकि रीज़न ये है कि सिलेबस बनाने वालों ने हेडिंग्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि वो मिक्स्ड और बेतुके हो चुके हुए हैं। हेडिंग है पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पर्शन। अब ये दो सेपरेट हेडिंग होनी चाहिए थी। सर्वाइवल एक अलग टॉपिक था, मैं पहले बता चुका हूँ, हमने इसको अलग डिस्कस किया है। अब जो डिस्पर्शन है वो और ये डिस्पर्सल, इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि डिस्पर्सल और डिस्पर्शन पैटर्न जो हैं दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बहरहाल आपको याद रहना चाहिए कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्पर्सल को डिस्ट्रीब्यूशन इस नाम से भी डिस्कस किया जाता है और मैंने एक्सप्लेन किया था लफ्ज़ ये वाला। एक लफ्ज़ यही हो गया जी, एक हो गया जी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा था क्लम्प या एग्रीगेटेड, और जो चौथे वाला था वो था रैंडम क्लम्प। यूनिफॉर्म क्लम्प और रैंडम, वो दो फॉर्म में हो सकते हैं। अब वो तो सिर्फ जैसे कि वहाँ डिस्कशन हो चुकी है डिटेल के साथ कि मुख्तलिफ जानदार, खासतौर पर एनिमल्स और पास होते में पौधे किस तरह से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो है डिस्पर्सल, बिखरने का हम कह सकते हैं। और प्रॉब्लम फिर जो हुई है कि जब आप बात इकोलॉजी की कर रहे होते हैं तो इकोलॉजी जनरल है एनिमल्स प्लांट दोनों के लिए, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए लिखी गई होती हैं। बाज़ किताब में ऐसे भी हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिहाज से लिखी गई। बहरहाल आमतौर पर अक्सर मिस्टर किताबों में दोनों चीज़ें हमें मिलती रहती हैं कि वहाँ पे एनिमल्स का जिक्र भी साथ मिल जाता है और उसके साथ साथ जो है प्लांट्स का जिक्र भी आता है, कि हम दोनों तरह की मिसाल, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जेनेटिक्स है। असली तौर पर तो ज़ूलॉजी और बॉटनी की जेनेटिक्स सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन जब आप देखेंगे गौर करेंगे तो चाहे वो ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स हो या बॉटनी की हो, उसमें मोस्टली चीज़ें सेम ही होती हैं। बल्कि ऐसा भी है कि आपको याद होगा कि ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स में प्लांट्स के हवाले से जो बहुत सी एग्जाम्पल ट्राइसोमी और मोनोसोमी की एग्जाम्पल सारी की सारी अब स्ट्रिक्ट बर्गर के अंदर वो दोनों तरह की एग्जाम्पल मौजूद है, यानी उसको आप चाहें तो ज़ूलॉजी में स्टडी कर लें, चाहें तो बॉटनी में स्टडी कर लें। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी है। जो डिस्पर्सल और डिस्पर्शन का लफ्ज़ है ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें हम एनिमल और प्लांट दोनों से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसमें चूंकि मजीद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है, उन सबको हमने सामने रखना है और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने होगा। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे कबल कहीं पे जेनेटिक्स या एवोल्यूशन डिस्कस हो चुकी हैं, अगर आपने इनको वहाँ पे थोड़ा अक्षर के समझ में होगा। चलिए जी, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी डायग्राम के साथ ही डिस्कस कर दिया जाए। तो ये आप लोग कोशिश करें कि अपने माइंड्स को नोट रखें जी। मैं कोशिश करता हूँ साथ ही डायग्राम भी ड्रा कर देता हूँ। इसमें जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो खास तौर पर प्लांट्स के रेफरेंस से पढ़ा हुआ है। बॉटनी सेमेस्टर 2, बॉटनी का सेमेस्टर 2 आप छठे सेमेस्टर में पहुंच चुके हुए हैं। क्या याद है, भूल चुकी हैं चीज़ें वो वाली? किसी को टॉपिक याद रहा हो, किसी के ज़हन में हो अच्छा तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने वहाँ पे? सर किस बारे में? डिस्पर्सल या डिस्पर्शन के हवाले से सेमेस्टर 2 बॉटनी। सर एक तो आपने पिछले दिनों लेक्चर दिया था रैंडम डिस्पर्शन, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, तो वो तो उसके अलावा मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये इकोलॉजी का रेफरेंस था। मैंने ये कहा है तो कि प्लांट में सीड डिस्पर्सल पढ़ा था, सीड डिस्पर्सल। बिल्कुल ठीक है। अब वो एक ग्रुप में 2 बच्चे बोल रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि एक ही बच्चा बोल रहा हो ताकि आवाज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। तो ऐसे ही हुआ है, आपकी आवाज़ें, मेरे ख्याल में निब्रा का जॉब था, क्योंकि जहाँ तक मेरी तो सिर्फ ये स्क्रीन को रेंज करने पे थी। मेरे ख्याल में ये जॉब सीट के वाले से जॉब निब्रा ने दिया है। जी सर। तो ठीक है, जहाँ पे हमने सीड का जिक्र किया है, सीड और फ्रूट दोनों इकट्ठे डिस्कस होते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, ये टॉपिक
आप सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मुझे ये देखना है जी आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, याद भी है कि नहीं याद है, वो बताएगा आप में से कुछ इसके हवाले से। जी कहीं से जवाब आना बंद हो गए हैं जी। सर सीड सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सन में तो स्प्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सीड्स किससे, अपने पेरेंट्स जो प्लांट होता है उनसे, और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे विंड हो गया या दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं उनको डिस्पर्स करते हैं, जैसे बर्ड्स ये भी सर होते हैं पॉलिनेशन। कुछ वो ठीक है तलत आपके ट्रांसपोर्ट। इसमें मसला नेट में कोई मसला आ रहा है, आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए आप अब माइक बंद ही रखें। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? तलत आप माइक बंद कर लें। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? तलत की चूँकि आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने माइक बंद किया है। और कोई कहना चाहता हो जी कुछ? सर इंसेक्ट्स या बर्ड्स के साथ भी जो पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरी जगह जाते हैं, पोलन जो सीड्स हाँ नहीं, वगैरह। और पोलन जो है वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज की डिस्पर्शन की बात हो रही है। पोलन के ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्शन के साथ है। और जो कोई एनिमल्स में माइग्रेशन हो सकती है। चलें ठीक है, आपने एनिमल्स की मिसाल दे दी है, लेकिन मैं पहले प्लांट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप माइक्स बंद रखिएगा, मैं टॉपिक को बहुत मुख्तसर तौर पर बयान करूँगा। और बजाय इसके कि मैं अब लिखूँ, चूँकि लिखने में राइटिंग तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने इसको जो है एक्सप्लेन करना है तेज़ी के साथ, तो मुझे हाथ से डायग्राम ड्रा करने पड़ेंगे या लिखना पड़ेगा, चूँकि टाइप करने में खासा ज़्यादा टाइम लग जाता है। डिस्पर्शन के हवाले से मुख्तलिफ फैक्टर्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो फैक्टर्स हैं या वो एजेंट्स हैं जो सीड्स और फ्रूट्स को डिस्पर्स होने में मदद करते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स, आप इन दो लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं। सीड्स और फ्रूट्स की डिस्पर्शन जो है वो किस तरह से होती है, मैं उनके एजेंट्स के नेम बोल रहा हूँ, साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। नंबर वन, विंड के जरिए, ये नंबर वन पे है जो विंड के बाद नंबर टू पे विंड एयर एक ही चीज़ होती है, याद रखिएगा। नंबर टू पे एनिमल्स के जरिए, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मैन डिस्पर्स करता है। यहाँ मैन का मतलब अकेले मेल्स नहीं होगा, मेल फीमेल दोनों अपराध हैं। मैन हम किसी भी इस तरह की रेस को दोनों तरीकों के रेफरेंस ले रहे होते हैं। मैन स्पेशली इस लिहाज से कि मैन खास तौर पर कुछ चीज़ों को डिस्पर्स करने में मदद देता है, मैन हो गया। और ऐसे ही वाटर ये भी है कुछ। देखिए कि ये सीड्स और फ्रूट्स दोनों के हवाले से है, इनकी डिस्पर्शन में ये चार फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स के नेम तो मैंने लिख लिए हैं, इसको जस्ट एक्सप्लेन करना है। डायग्राम तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं विंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब विंड के आगे जो पॉसिबल हेडिंग्स हो सकते हैं मैं वो लिखे जा रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको याद आ जाएगा। मैं एक नाम दे रहा हूँ सिप्सेला, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है। बहरहाल सिप्सेला उसका नाम है। याद है किसी के लिए क्या चीज़ होती है जी? व्हाट इज सिप्सेला? कोई आंसर नहीं आ रहा है जी। ये बोटनी बोटनी के अंदर पढ़ा था। हाँ जी, बॉटनी में पढ़ा था। मैं कब कह रहा हूँ कि आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा था? मैंने भी यही तो कहा था, चलिए सेमेस्टर 2 था आपका। सिप्सेला और प्लम सीड्स या फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को याद रहिएगा? मैंने नाम भी साथ लिख दिया जी, सॉन्कस। अब मुझे पंजाबी का एक लफ्ज़ बोलना पड़ेगा, अगर आप इससे वाकिफ हैं। मतलब वो है जी लफ्ज़ माई पोंडी। माई पोंडियाँ याद हैं, भूल चुके हैं आपको? यस सर पता ये है। सिप्सेला प्लम सीड जो है ये भी माई पोंडी है। और विंड के जरिए, मैंने विंड के जरिए एक मशहूर पौधे की एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। मैं दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी में।
उर्दू में सरस कहते हैं अलबीजिया। अलबीजिया स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ। अलबीजिया ये उर्दू में इसका नाम सरस है, लेकिन SIRIS लिखा जाता है। इसके फ्रूट्स चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। मैं लिख देता हूँ साथ, फ्लैट सीड्स के साथ है ये, फ्लैट सीड्स। और उस फ्लैट सीड और फ्लैट ही इसकी लेग्यूम होती है। ये भी हवा में उड़ते हुए दूर तक देख सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, मैं एग्जाम्पल्स डिटेल्स में नहीं जा रहा। अब एनिमल्स के लिहाज से, एनिमल्स में एग्जाम्पल्स में है जी शीप। ये शीप जस्ट एग्जाम्पल है, शुरू मारूफ है, और जानवर भी हो सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल में देने लगा हूँ, एक्रिंथस, किसी को नाम याद रहा? एक्रिंथस क्या चीज़ है जी? एक्रिंथस लोकल नेम है पुटकंडा। ये भी याद है कि नहीं याद है? एक्रिंथस पुटकंडा, ये मशहूर मारूफ चीज़ है और हमारे यहाँ आम पाया जाता है। एक एग्जाम्पल हो गई। इसके साथ दूसरी एग्जाम्पल पुटकंडा के अलावा लोकल नेम है जी भकड़ा। अगर आप इससे वाकिफ हैं, भकड़े का साइंटिफिक नेम ट्राइबुलस है। यस सर। जी, ये इट सिट पकड़ाते कुमार गंदल। इट सिट पकड़ाते कुमार गंदल, इसमें भकड़े का नाम या भी का लफ्ज़ चूंकि पकड़ा है, ये वो होते हैं जो इनको ऊपर हुक्स कांटे वगैरह लगे होते हैं और ये एनिमल्स की फर के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मैन के साथ भी हो सकते हैं। मैन बज़ाते खुद उन तमाम पौधों की डिस्कशन काज करता है जो किसी भी लिहाज से कमर्शियल अहमियत के हामिल हैं। इनको हम खुद ग्रो करते हैं और खुद बखेरते हैं। और आखिर में मैं वाटर के लिहाज से एक्सप्लेन करूँगा। वाटर में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जी कोकोनट की। कोकोनट के नाम से हर बच्चा वाकिफ है। और दूसरी एग्जांपल लोटस की है। लोटस याद है, भूल चुका है? व्हाट इज लोटस? एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट इज लोटस? इसका मतलब मैं बॉटनी में सिर्फ पढ़ी थी, उसको याद रखने वाला काम किसी ने नहीं किया है। लोटस कमल कमल को का कहते, फूल। कमल है जी, कमल का फूल जो खाली कमल है और आगे इसकी जो डिस्कशन होगी, लोटस का मतलब है कमल और ज़ाहिर जो पौधा होगा उसके फूल का नाम भी वही रहेगा। इसका फ्रूट बिखरता है, उसके फ्रूट में बीज होते हैं। और इस तरह से मैंने सिर्फ चंद एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस की हैं प्लांट्स के रेफरेंस से कि किस तरह से प्लांट्स डिस्पर्शन में हेल्प, किस तरह से मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं। इसमें अगर नंबरिंग कर दी जाए जी, अगर पॉसिबल भी है, मुझे लगता नहीं है इसमें नंबरिंग हो सकती है, तो हो जाएगी। पहले करनी चाहिए। जैसे कि 4 सेपरेट हेडिंग्स हैं, इसके उसको चेक की नंबरिंग कर दी जाए। अब चूंकि फॉर्मेट पहले सोच का हुआ है, इसलिए बहरहाल 1 2 3 4 ये 4 हेडिंग्स के साथ दे दिया है कि ये 4 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो फलां पौधे बीज या फ्रूट्स के डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं। पहले हमारा एक किस्म मुकम्मल हो गया जी प्लांट्स के रेफरेंस से। अब याद रखिएगा कि बीज ये वो मेथड थे सारे के सारे, सिर्फ एक चीज़ रहेगी इसमें। आपको याद होगा जब एग्रीगेट्स की बात आई थी कि जहाँ पे एग्रीगेट या क्लम्प्ड अपीयरेंस होती है अंदर होंगे, हाउ एनिमल या प्लांट,
वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर पौधा है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और अगर एनिमल है जैसे कोरल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, तो वो बर्डिंग के जरिए स्प्रेड होता है। और यहाँ पे चूँकि मेजर हेडिंग हो चुके हुए हैं जी, अब मैं यहाँ पे एक और एनिमल के रास्ते से हम आएंगे। एनिमल्स में जो डिस्पर्सल का अमल है उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा एनिमल है, इसमें चंद एग्जांपल्स के साथ जिसको डिस्कस करना होगा। अब एग्जांपल बहुत सी हो सकती हैं। नंबर 1, क्या आपके ख्याल में एयर के जरिए कोई एनिमल डिस्पर्स हो सकता है? एयर फैक्टर है, सोचिए क्या एयर के जरिए कोई चीज डिस्पर्स हो सकती है? तो फेरोमोन्स को टॉपिक तो नहीं है ये? सर हो सकती है, जी, ये फेरोमोन वाला जॉब इंसेक्ट्स वगैरह। फेरोमोन वाला जॉब किसने दिया जी? मैंने फेरोमोन सर वो इसमें मैंने इकरा जी, आपका इकरा जवाब गलत हो गया। हम एनिमल की डिस्कशन की बात कर रहे हैं, केमिकल्स या मॉलिक्यूल की डिस्कशन की बात नहीं हो रही। सवाल को समझा करें, सवाल पूछा क्या गया है, जिस जो सवाल है उसके मुताबिक उसका जो है वो आंसर होना चाहिए। उसके मुकाबले में किसी ने इंसर्ट करके इस्तेमाल किया था, कौन था जी? इंसर्ट का जॉब किसने दिया था? सर इरसा ऐसा जी, गुड। चलें, बहरहाल मैं जो एग्जांपल देने लगा हूँ वो आपको याद आ जाएगी। मैंने नाम लिख दिया है, अब आप बताएंगे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है स्पाइडर। क्या स्पाइडर इंसेक्ट है कि नहीं है? और क्या आपने स्पाइडर को कभी बिखरते हुए देखा है, डिस्पर्स होते हुए देखा है किसी ने? यस मेरे सर। जी, यस का जवाब किसने दिया जी? यस, खदीजा। खदीजा, वेरी गुड। कैसे कैसे बिखरता है? सर उनके पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं, फिर वो बच्चे बन जाते हैं उससे, और फिर जब वो ब्रस्ट होता है तो उसे वो ऐसे बिखरते हैं हवा में और उड़ रहे होते हैं। जी, आपने जो एक्सप्रेशन दी है वो गलत है जी। और जी कोई और कोई इसका मतलब है आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है, जो मर्जी पढ़ा दिया सर जाए। ये सर सर ये तो सिल्क थ्रेड होती है ना जो उनको राइज करती है एयर में डिस्पर्सल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, पढ़ें क्या लिखा है मैंने। स्पाइडर बैलूनिंग, बैलूनिंग याद है, भूल चुकी हुई है। मकड़ी, मकड़ा कोई भी अपने आप को अपने सिल्क के साथ किसी जगह यस पे सर, एयरबॉर्न यूज करते हैं, एयरबॉर्न जी, डिस्पर्सल टू मूव। जैसे ही हवा चलती है, वो हवा मकड़ी का चूंकि वजन कम होता है, मकड़ा हवा में उड़ना शुरू करता है। पीछे वो बंधा हुआ है, वो बंधा इसलिए हुआ है कि उसको डर होता है कि अगर उसकी हवा के को ज्यादा दूर तक न ले गया तो वो अपनी जगह पे आ सकता है। पहले अगर तेज हवा चले तो उसको कई किलोमीटर दूर तक लेकर आ सकती है। ये मैंने पहली एग्जाम्पल दी है जी मकड़ों से। मकड़ों के अलावा इंसेक्ट्स भी इसी तरीके से बिखर सकते हैं। छोटे इंसेक्ट्स भी हवा में उड़ते हुए दूर दूर तक बिखर सकते हैं। ये पहली एग्जाम्पल थी। अब दूसरी एग्जाम्पल देते हैं जी। और इसमें बड़ी अजीब एग्जाम्पल आ गई आपके सामने, आपको लगेगा कि ये कैसे आ गई है। ये जरा सोचिए, किसी एनिमल की एग्जाम्पल जिसको कोई दूसरा एनिमल में खेल रहा हो। सर जिसको कोई दूसरा एनिमल। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल के जरिए बिखर रहा हो। तो जैसे पैरासाइट्स हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। बिखरते कैसे? ग्लोचिडियम क्या होता है? व्हाट इज ग्लोचिडियम? कोई याद नहीं किसी का भी?
वेलिगर क्या होता है? सर क्या पूछा है? क्लोस्ट्रीडियम लिख भी दिया साथ में ने। क्लोस्ट्रीडियम और वेलिगर ये क्या चीजें हैं? सर ये मोलस्कस में। आपने मोलस्कस के लफ्ज की मत मार के रखी है। स्पेशल वन मैंने पढ़ाया था और बताया था कि जब मोलस्का की जमा करनी है मोलस्क तो बताया। आपने मोलस्कस बोला है। मोलस इसका तलफ़ुज़ ठीक है अपना। जवाब ठीक है लेकिन तलफ़ुज़ गलत है और किसी अंग्रेज़ी ने सुन लिया तो वो खुदकुशी भी कर सकता है। ठीक है सर। Glochidium and Veliger larva of mussels by fish. Mussels सिपियाँ हैं। सिपियाँ बहुत ज़्यादा किस्में हैं दुनिया में। 30,000 के करीब स्पीशीज नोन है और इनके लार्वे ग्लोशिडियम और वेलिगर लार्वे ही अपना नाम पड़े हुए ये फिशेस के जरिए, ये जस्ट एग्जांपल है, फिशेस के जरिए, बर्ड्स के जरिए, अदर एनिमल्स के जरिए ये बिखर सकते हैं और बिखरते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ एनिमल की डिस्पर्शन के हवाले से। 2 हो गई हैं जी। नंबर 3 पे वाटर के जरिए वो तमाम एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, छोटे साइज के हैं, वो पानी के जरिए बिखरते हैं। पानी उनके बच्चों को बहा के ले जा सकता है, दूर ले जा सकता है। इसमें तो बेश तमाम ऐसे जानदार जिनके लार्वे हैं वो पानी में खुद तैरते हैं। लार्वे जो मोटाइल होते हैं वो खुद स्विम कर सकते हैं। मोटाइल लार्वे खुद स्विम करके जा सकते हैं और वाटर करंट्स भी हेल्प करते हैं उनके बिखरने में। ये हो गया जी चंद एक पॉइंट्स पानी के हवाले से। मिसालें और भी हैं। वाटर हो गया, बाय एनिमल्स हो गया, बाय एयर। मैंने 3 मुख्तलिफ मिसालें दे दी हैं। अब जो हायर एनिमल्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आ है। अब ये था लोअर एनिमल की, ये सब जो थी अभी तक डिस्पर्सल थी ये लोअर जानदारों में दी है। अब हायर एनिमल्स के लिए हायर के अलावा कुछ लोग भी ऐसा कर सकते हैं। दो लफ्ज़ हैं, आप लफ्ज़ से वाकिफ हैं। ई माइग्रेशन और दूसरा लफ्ज़ है इमिग्रेशन। ये दोनों एक ही चीज़ के, एक ही सिक्के के दो मुख्य रूप हैं। इमाइग्रेशन एक इलाके से निकल के दूसरे में चला जाना और इमिग्रेशन किसी दूसरे इलाके से एक इलाके का चला जाना। ए से बी और बी से ए की तरफ चीज़ों की जो मूवमेंट है वो ये कहला सकती है। मैं अब इसको ड्रा करने लगा हूँ जी। ये फर्ज कीजिए ये एक जगह है और ये एक दूसरी जगह है। एक जानदार, यहाँ मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं, ए है, बी है, सी है, स्पेशल मौजूद हो सकते हैं। अगर कोई जानदार, फर्ज कीजिए जानदार यहाँ से निकला है और मूव करके किसी और इलाके में चला गया है, बल्कि ए वहाँ से आके यहाँ पे चला गया है, तो ये ए यहाँ से ई माइग्रेट हुआ है, यहाँ से ये ई माइग्रेट हो रहा है और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे वो इमिग्रेट हो रहा है आई एम के साथ। एक तरफ इमाइग्रेशन है और एक तरफ इमिग्रेशन है। ये दो चीज़ों को याद रखना है, दोनों में मिक्सिंग नहीं करनी है। या दोबारा गौर कीजिएगा, ये पहली जगह है, यहाँ से एनिमल निकल के जा रहा है उसकी ई माइग्रेशन हो गई है और जहाँ पे वो पहुँच रहा है उसकी वहाँ पे इमिग्रेशन हो। जहाँ से जाएगा अब इसका फर्क क्या पड़ेगा ये भी गौर कीजिएगा। इसको अपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के लिहाज से। यहाँ पे हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की बजाय इसको जनरल देख रहे हैं। जिस जगह से एनिमल माइग्रेट करके किसी और जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे उनकी डेंसिटी कम हो जाए, यहाँ पे उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है ये एक अलग टॉपिक है, ये ताल्लुक इसी के साथ ही है बहुत, लेकिन बाहर उसके बाद डिस्कस करेंगे। और जहाँ ये जाएंगे एनिमल वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अब मिसाल देने लगा हूँ एलिफेंट्स की मिसाल है। अफ्रीका के एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं, काफ़ी लंबा फासला तय करते हैं। अब
अफ्रीका की बात हो रही है, अफ्रीकन एलिफेंट्स, याद रखिएगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एलिफेंट साल के दौरान एक लंबा फासला तय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो सीज़न के लिहाज से होता है कि किस सीज़न में कहाँ पे उनके लिए मुनासिब वेजिटेशन मौजूद है, तो वहाँ पे रहते हैं। जब वहाँ पे वेजिटेशन कम होना शुरू हो जाती है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं, निकल जाते हैं और किसी और इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे, और जहाँ रखिए ये इसका फैसला लोकल वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट और वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो फैसला करती है, और उनको पहले से पता होता है कि ये कहाँ से कहाँ जाना है। अब ये मैंने एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। अब चूँकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा इसकी डायग्राम और बनाऊँ, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम जस्ट खत्म होने वाला है, चूँकि अब अगली क्लास का टाइम हो रहा है और अगली क्लास थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। बहरहाल ये मैंने एग्जांपल दिया, मैं दूसरी एग्जांपल देने लगा हूँ। ये एग्जांपल मुझे अब ज़ाहिर है मैं स्लाइड तो नहीं बनाऊंगा दूसरे इसके, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। वो है बर्ड्स के जरिए। बर्ड्स जो हैं, ये चूँकि मैंने इनकी मिसाल दी है एलिफेंट्स की, बर्ड्स में मैं एक मिसाल नाम ये देता हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है, चूँकि फर्स्ट टू भी मैंने ही पढ़ाया था आपको, तो मुझे याद है जी और आपको याद नहीं है। बर्ड्स में मैंने वैसे तो बहुत सी मिसालें हैं, आपकी मिलर की मिसाल दी थी, मैंने पाकिस्तान इंडिया के मिसाल लिहाज से एग्जाम्पल दी, किसी को याद है कोई, वो है जी मुर्गाबियाँ, अनसरीफॉर्मीज मुर्गाबियाँ। रशिया के इलाके में, साइबेरिया के इलाके में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सर्दी आने से पहले वो वहाँ से माइग्रेट करती हैं और उनकी मेजॉरिटी पाकिस्तान और इंडिया यानी बर सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है। ये जिस फासले को, जिस रास्ते को ये तय करके यहाँ पहुँचते हैं वो फ्लाई वे, उसका नंबर है 4, फ्लाई वे नंबर 4, ऑल्सो कॉल्ड इंडस एंड गैंगीज फ्लाई वे। 4 के आगे दो पार्ट हो जाते हैं, 4A 4B। 4A इंडस यानी पाकिस्तान की तरफ, और जो 4B है वो गैंगीज, दरिया गंगा और जमुना के नाम अगर आपने सुना हो, उसके अलावा इंडिया वाली साइड के ऊपर। अब ये मैंने दो बहुत बढ़िया, देखिए मुर्गाबियाँ लाखों के हिसाब से माइग्रेट करके आती हैं। एलिफेंट की तादाद थोड़ी है दुनिया में, लेकिन मुर्गाबियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मुर्गाबियाँ, जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया, दुनिया में 7 फ्लाईवेज हैं बर्ड्स की माइग्रेशन के लिए। बर्ड्स बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेट करते हैं। आपके टर्म की एग्जाम्पल मेरे ने दी थी, अगर किसी को याद रही हो। इसके अलावा लोकल माइग्रेशन भी होती है। लोकल माइग्रेशन में मिसाल के तौर पर एक पहाड़ है, एक एनिमल, कोई भी एनिमल ले सकते हैं, फर्ज कीजिए हम अपने पाकिस्तान की मिसाल देखते हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों में जब सर्दी का मौसम होता है तो जो हमारे यहाँ तेज बागुलदार वगैरह, जिसको लोग चीता या शेर कहते हैं लोग वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में, वो वहाँ से नीचे की तरफ आ जाते हैं, वैली में आ जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है तो वो नीचे से वापस ऊपर चले जाते हैं। ये माइग्रेशन लोकल माइग्रेशन है, और ये सीजनल है, खास सीजन है। बर्ड्स, एलिफेंट और ये जो मैंने लोकल कुछ एनिमल्स की, मैमल्स की माइग्रेशन डिस्कस की आपके सामने। माइग्रेशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको साइबेरिया याद रहा, साइबेरिया जहाँ पे आर्टिक टंड्रा का लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ भी बहुत से एनिमल माइग्रेट करके आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सिर्फ 3 माह के आते हैं जब वहाँ माइग्रेशन होती है, और फिर वहाँ से वो वापस माइग्रेशन करके वहाँ चले जाते हैं टीगा वाले इलाके में। और ये हैं जो बहुत सी एग्जाम्पल्स, और इन सब एग्जाम्पल का ताल्लुक है एनिमल्स की डिस्पर्शन के साथ, बिखरने के साथ, आने जाने के साथ। अब मैंने बहुत सी एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। अब आप बताइए कि आपका अगर इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। माइग्रेशन में नंबर 1 पे जो फैक्टर है वो सीजन होता है। जैसे अभी इसका जिक्र किया मुर्गाबियों का, ये शदीद सर्दी से बचने के लिए जो साइबेरिया में बरसीत आ जाती है जहाँ पे बहुत सर्दी है, लेकिन वो उनकी उनके लिहाज से वो जस्ट एक नॉर्मल सीजन होता है, बहुत अच्छा सीजन होता है, बल्कि वहाँ पे बहुत मज़े से रहते हैं पाकिस्तान इंडिया। स्वास्थ्य के लोग उनको खा जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो होगी ये सीजन की खतरनाक स्टार से बचने के लिए। जो एलिफेंट का जिक्र किया गया था वो आमतौर पर वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है, तो उनको फूड के रेफरेंस से मूव करना पड़ता है। कुछ एनिमल्स, और ये जो मैंने चीते की या तेंदुए की मिसाल दी थी लोकल माइग्रेशन, लोकल माइग्रेशन, वो भी फूड और सीजन दोनों के लिहाज से, क्योंकि जहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो फूड भी गायब हो जाती है, वो नीचे आ जाते हैं, और जब मौसम मुनासिब होता है तो वो ऊपर गर्मी के मौसम में ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से मुनासिब होता है।
ये हैं जी वो मुख्तलिफ रीजन्स, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ वजूहात। और याद रखिए कि मैंने चंद पौधों से और चंद मिसालें एनिमल और दोनों तरह के एनिमल्स मिसालें आपके सामने रखती हुई कि कौन से एनिमल किस तरह से कहाँ पे कहाँ तक कर सकते हैं। डिटेल्स में जाएं तो फिर बहुत दूर तक बात जा सकती है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पॉन्जेस, और कीजिएगा, स्पॉन्जेस अपनी लाइफ फिक्स गुजारते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। उनके बिखरने का अमल कैसे होगा, ये पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, मैंने पूछा इसलिए ये मैंने खुद पढ़ाया हुआ आपको इस ट्रांसफर वन में। मैंने आंसर सर क्या पूछे आपने? स्पॉन्जेस फिक्स होते हैं, स्पॉन्जेस हरकत नहीं करते। क्या जब ये हरकत नहीं कर सकते हैं तो क्या इनकी डिस्पर्शन हो सकती है? सर उनके अंदर तो बडिंग से होता है ना, तो उनके बर्ड्स जो है वो उनसे पैदा हो सकती हैं किसी भी वजह से, किसी एनिमल की वजह से। नहीं, आपने हो सकती हैं, यू आर नॉट श्योर, और चूंकि आप श्योर नहीं है आपका जवाब ऐसे गलत है। जी, और कोई नहीं। और किसी का कोई जवाब नहीं। फ्रेगमेंटेशन की वजह से, तो बोले हैं फ्रेगमेंटेशन की वजह से। और कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है ये जवाब। आप लोग जो चीज़ें पढ़ी होती हैं आपको वो भी याद नहीं होती हैं। और कोई रीज़न, बहुत ही आसान रीज़न, और मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात हो सर चुकी है। इनके अंदर जो लार्वा बनता है उसकी डिस्पर्शन। जी बिल्कुल ऐसा सर ही है। सिलिएटेड लार्वा। नहीं, वो ये जवाब इससे पहले किसने दिया था जी? लार्वे वाला जवाब किसने दिया है? इकरा। इकरा। मैं नाम ले रहा हूँ, अपने नाम सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। एम्फीब्लास्टुला, पेरेंकाइम्यूला, नाम याद है, पूछ चुके हुए हैं। सर पढ़े हैं। ये लार्वों के नाम हैं स्पॉन्जेस के। स्पॉन्जेस खुद ससाइल एनिमल्स हैं, ये खुद मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके लार्वे मोटाइल हैं और वो लार्वे पानी में तैरते हैं, किसी और जगह पे जाके सेटल होते हैं, और इस तरह से इनके भी डिस्पर्सल का अमल मेजॉरिटी एनिमल्स में डिस्पर्शन बिल्कुल इसी तरह से होती है। कोई ना कोई मेथड मौजूद होता है उनमें डिस्पर्शन के लिए, लेकिन वो जानता बस की बात हुई है। और ये चीज़ कोरल्स में भी होगी, कोरल्स और इस तरह के जानदार हैं उनमें भी ऐसा मुख्तलिफ फैक्टर्स के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट। आज के लिए हमारा टॉपिक मुकम्मल होगा, टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए अगर किसी और कोई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सर हो तो फिशेस जो माइग्रेट करती हैं अपने ब्रीडिंग सीजन के अंदर, सर उनकी एग्जांपल आ सकती है इसमें कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। याद रखें कि टॉपिक हम जनरल डिस्कस कर रहे होते हैं ना, चंद एग्जांपल दी जा सकती है। मैंने कुछ एग्जांपल दे दी हैं, एक एग्जांपल आपकी तरफ से आ रही है। तमाम फिश माइग्रेट नहीं करती हैं, तमाम फिशेस माइग्रेट नहीं करती हैं। आपने जो एग्जांपल